Selection Team, your success partner. गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो, आज हम जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है टीचिंग मेथड का, हम उस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा पार्ट महत्वपूर्ण है, कौन से पार्ट में से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। आज मैं इस क्लास के अंतर्गत आपको कंप्लीट जो टीचिंग मेथड का जो पार्ट है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर मैं कुछ चीजें जो पॉइंट है उनकी व्याख्या इन पॉइंटों में नहीं कर रखी है, मैं कुछ चीजें लिखूं भी गा साथ साथ, तो आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, टीचर्स का जो एग्जाम है, वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और आरपीएससी का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही लेवल का पैटर्न होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बजाय अपन सेकंड ग्रेड पर ज्यादा फोकस करें तो इसमें मेहनत भी कम है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। और सेकंड ग्रेड की नौकरी 4200 ग्रेड पे अच्छी मानता हूं मैं, मेरी नजर में अच्छा एक जॉब है टीचर्स का, जिसे सम्माननीय जॉब कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं। लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करूंगा, आप एक बार देखते जाएं। पहला दे रखा है इसमें सामाजिक अध्ययन की अवधारणा। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा, तो अवधारणा से आपको ये ध्यान रखना है कि अवधारणा का मतलब होता है कि सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कहां से हुई। सामाजिक अध्ययन 1986 की शिक्षा नीति देखूं, 1900 सबसे पहले 1968 की देखूं, उससे पहले जो मुदालियर आयोग था, कोठारी आयोग था, उनके संदर्भ में, या फिर अमेरिका, पूरे विश्व के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का विश्लेषण करके सीखूं, तो ये सभी चीजें आपको इस यूनिट के अंतर्गत मिलेगी। यानी सामाजिक अध्ययन की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, दूसरी, इसकी प्रकृति कैसी है। सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषय हैं जो समाहित किए गए हैं, जिन्हें एकीकृत सामाजिक अध्ययन कहा जाता है या समाकलित सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसका कार्य क्षेत्र, कितना कार्य क्षेत्र है, किन किन कार्य क्षेत्रों में ये कार्य कर रही है, या फिर सामाजिक अध्ययन का स्कोप क्या है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है पहली यूनिट के। दूसरा दे रखा है शिक्षण सामाजिक विज्ञान के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य। ब्लूम टैक्सानॉमी दे रखी है आपके। तो ब्लूम टैक्सानॉमी की अगर मैं बात करूं, देखो सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो इसी के अंतर्गत, हाँ भास्कर जी, मंजू भास्कर, गुड आफ्टरनून। विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य, यहां से आपको डेफिनेटली एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। और हमारे 2 से 3 जो प्रश्न है, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, मूल्यांकन है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, उसी के अंतर्गत में इफेक्टिव डोमेन जो दे रखा है, या इफेक्टिव जो इसके या भावात्मक जो उद्देश्य दे रखे, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण, प्रत्ययीकरण, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहां से 2 से 3 प्रश्न आएंगे इस यूनिट में। पहला जो पार्ट है सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, यहां से एक प्रश्न आने की संभावना होती है। यहां आपको एक तो मिलेगी परिभाषा। परिभाषा, वो परिभाषाएं 8 से 10 परिभाषाएं मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत सभी चीजें बताऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। नेक्स्ट, यहां ब्लूम का जो वर्गीकरण दे रखा है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, जबकि कर्थवार और सिम्पसन का वर्गीकरण भी हम पढ़ेंगे, भावात्मक और क्रियात्मक, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें भावात्मक और क्रियात्मक का भी प्रश्न पूछता है। ओके, आगे देखते हैं। ये आपकी पहली यूनिट थी, या मैं इसी को कहूं कि ब्लूम की टैक्सानॉमी, सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और विशिष्ट उद्देश्य। चलो आगे, यहां तक किसी को कोई समस्या? यह आपकी पहली यूनिट है, हम इसको शुरुआत करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। आज सिर्फ सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस है और किस सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट, दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है स्कूली विषय के साथ में सहसंबंध। तो इसमें आप एक बार ये थोड़ा सा मेंशन कर लेना, ब्लूम के साथ करथवाल, करथवाल और सिम्पसन, सिम्पसन वर्गीकरण।
सिम्पसन वर्गीकरण। तो करथवाल का जो है वो भावात्मक है, इफेक्टिव डोमेन है, और जो सिम्पसन का है वो क्रियात्मक है, साइकोमोटर। ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, तो आप एक बार इनको थोड़ा सा नोट कर लेना। करथवाल और मसीहा और सिम्पसन का जो है वो क्रियात्मक है, साइकोमोटर, मनोगत्यात्मक। चलो आगे का स्कूली विषयों के सहसंबंध के संबंध में के संदर्भ में सहसंबंध की अवधारणा और इसके प्रकार। देखो, सामाजिक अध्ययन का अन्य विषयों के साथ में क्या सहसंबंध है। जैसे मैं अभी बात करूं, जैसे सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन, और सामाजिक अध्ययन का सहसंबंध देखूं मैं, सहसंबंध, वो सहसंबंध देखूं मैं विज्ञान के साथ में, यहां देखूं इसी की कोई ब्रांच है भूगोल के साथ में, इसमें समाहित है भूगोल। इसी के अंतर्गत देखो, जैसे भूगोल है, भूगोल का सामाजिक अध्ययन से क्या संबंध, ये दोनों विषय जो हैं वो इसमें, ये विषय इसमें समाहित है। यस, इसी के अंतर्गत भूगोल है, इसी को मैं पृथ्वी मान सकता हूं, और पृथ्वी पर सभी पौधे हैं, सभी पौधे जंतु हैं। यस और नो। अब जो पौधे हैं उनका अध्ययन जो होता है वो होता है वनस्पति शास्त्र में, जंतु हैं उनका अध्ययन होता है प्राणी शास्त्र में। तो बॉटनी और जूलॉजी निकली कि नहीं निकली, भूगोल से बॉटनी और जूलॉजी निकल गई। यहीं पर अगर विज्ञान की बात करूं तो आप भूगोल के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की खुदाई करते हैं, तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत मान लीजिए कोई भी खुदाई के अंतर्गत मेरे को सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के। अब सिक्के जो प्राप्त हुए हैं, मैंने पृथ्वी की खुदाई की पुरातत्व विभाग के अंतर्गत, और पुरातत्व विभाग के अंतर्गत ये पुरातत्व जो डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये इतिहास का भाग है। किसका भाग है ये, इतिहास का। और यहां खुदाई के अंतर्गत मेरे को सिक्के प्राप्त हुए। अब सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो किसी न किसी धातु से मिलकर बने होते हैं, और धातु जो होती है वो रसायन विज्ञान है। वो क्या है, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान जो पार्ट है वो किसका है, विज्ञान का पार्ट है। तो अब देखिए, सामाजिक अध्ययन का उसी की विषय के साथ संबंध और अन्य विषयों के साथ संबंध। तो इसी के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि सहसंबंध क्या होता है। अब उसके प्रकार पढ़ेंगे, शीर्षात्मक होता है, अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, ये सभी विभिन्न प्रकार के प्रकार है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द कोरिलेशन एंड टाइप्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अदर स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के तरीके और तकनीक, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी तकनीक है। सीधा सीधा, हाँ पूजा मीना नमस्ते। यहां देखिए, ये तकनीक और इनकी तरीकों की बात कर रहा है। तो ये सभी शिक्षण में नवाचार के साधन हैं, नवाचार के साधन। तो आपको डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है, निम्न में से कौन सा नवाचार का साधन है शिक्षण में। तो परियोजना, प्रोजेक्ट विधि दे रखी है, समस्या समाधान दे रखी है, सामाजिक स्वस्वर पाठ दे रखा है, फील्ड ट्रिप दे रखी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन, मानस मंथन भी कहते हैं, आसबोर्न की है, हम उसको पढ़ेंगे। शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना विधि, इसको प्रायोजना भी कहते हैं, प्रायोजना, जिसका प्रतिपादक W.H. किलपैट्रिक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। जबकि प्रोजेक्ट शब्द जो 1908 में रिचार्ड्स के द्वारा दिया गया था, और उस पर सबसे अधिक कार्य जो किया गया वो स्टीवेंसन के द्वारा किया गया था। तो हम ये सभी चीजें सीखेंगे। फिल्म स्ट्रिप, फिल्म ट्रिप का मतलब हो गया क्षेत्र भ्रमण। आप पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में रह रहे हैं और बालकों को उस विद्यालय के संदर्भ में बालकों को कुछ सामाजिक अध्ययन का ज्ञान करवाने के लिए, या बालकों में सामाजिकता का विकास करने के लिए, समरसता का विकास करने के लिए बालकों को आप क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाते हैं, जिससे बालक में सामाजिकता का विकास हो। ठीक है, इसी के अंतर्गत यह आपकी जो शिक्षण में नवाचार के संसाधन थे उसमें दे रखा है समस्या समाधान, जो सुकरात की भी है
और उसी के साथ साथ किसकी है, सेंट थॉमस की भी। शिक्षण में प्रयोग करने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो था सेंट थॉमस, और शुरुआत जो की थी वो सबसे पहले की थी सुकरात ने। और समस्या समाधान विधि और ब्रेन स्ट्रोमिंग विधि दोनों ही संज्ञानात्मक मानसिक योग्यताओं पर आधारित विधि है जो शिक्षण में एक नवाचार का साधन है। यस, आगे चलूं, अगला पॉइंट, शिक्षण सहायक सामग्री। यहां बात कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री में ऑडियो विजुअल एड की। ऑडियो विजुअल टीचिंग जो एड है उनकी बात कर रहा है ये। तो यहां श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य तीनों प्रकार की सहायक सामग्री दे रखी है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे तथा इनके जो प्रकार हैं, प्रकार में देखो आप दूसरी जगह लिख लेना, इनके जो प्रकार हैं उन सबसे पहले प्रकारों में हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों के आधार पर प्रकार, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, ठीक है बच्चे, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। दूसरा जो प्रकार है वो पढ़ेंगे हम प्रौद्योगिकी के आधार पर, तकनीकी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तीसरा जो प्रकार पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे एनसीईआरटी के आधार पर। एनसीईआरटी के आधार पर सहायक सामग्री के कितने प्रकार हैं। चौथा प्रकार पढ़ेंगे हम प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर। तो प्रक्षेपण के आधार पर दो प्रकार है, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी, प्रोजेक्टाइल और नॉन प्रोजेक्टाइल। इसी के आधार पर पांचवा जो प्रकार पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एडगर डेल के अनुसार, एडगर डेल के अनुसार। तो ये 5 प्रकार हम पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखना, एक बार इनको आप अच्छे से लिख लें। हाँ, गुड नून, वेरी गुड नून पूजा जी, बात आ गई होगी समझ में। तो ये प्रकार है ऑडियो विजुअल एड, हाँ, सोशल टीचिंग यानी सामाजिक अध्ययन में श्रव्य दृश्य सामग्रियों के प्रकार। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुण और भूमिका। अब एक सामाजिक जो शिक्षक होता है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण कार्य करवाने वाला जो शिक्षक होता है, सबसे पहला गुण जो होता है वो सामाजिक होगा। वो क्या होगा, सामाजिक होगा। और इन्हीं सामाजिकता के आधार पर बालकों में सामाजिक गुण का भी विकास करेगा। सामाजिक गुण, या मैं ये कहूं सामाजिकता का विकास, सामाजिकता। और आप जेएल मोरेनो की सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि पढ़ते हैं, सामाजिकृत विधि पढ़ते हैं, तो उसमें भी बालक में सामाजिकता का विकास कैसे होता है। और उसी सामाजिकता के आधार पर बालक जो है वो सहयोग की भावना, सद्भावना, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति कहां से सीखता है। आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम, यस और नो, सोशल लर्निंग। उसमें बालक सीखता है अनुकरण के द्वारा। यहां बालक अनुकरण के द्वारा भी सीखेगा और वातावरण के द्वारा भी सीखेगा। वातावरण जो करेगा वो अनुकरण के अंतर्गत ही होगा। वातावरण में बालक क्या करेगा, अनुकरण करेगा, और उसी के माध्यम से बालक नई नई चीजें सीखता है। तो बालक में सामाजिकता का विकास करने के लिए एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन गुणों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जैसे नेतृत्व क्षमता एक शिक्षक का गुण है, ठीक है, सामाजिक होना उसका जरूरी है। अगर सामाजिक शिक्षक नहीं है, हो सकता है वो अंतर्मुखी हो, विद्यालय आता है, क्लास लेता है और चला जाता है, बालकों में सामाजिकता का विकास नहीं कर पा रहा। तो ऐसा शिक्षक का जो गुण है वो अंतर्दृष्टि के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि बालकों में सामाजिक अध्ययन के फलस्वरूप सामाजिकता का विकास होना ही चाहिए। तो इस यूनिट के अंतर्गत ये जो आपकी जो यूनिट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण और भूमिका, इसके अंतर्गत हम शिक्षक की जो भूमिका है उसको पढ़ेंगे। इसमें से एक प्रश्न आता है, यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 2 से 3 प्रश्न। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट आता है पाठ्यचर्या की अवधारणा। यहां हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 की।
एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या योजना 2005। 2005 शिक्षा के क्षेत्र में 2005 तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज था, जिसके अंतर्गत मुदालियर आयोग, 1986 की शिक्षा नीति, 1993 की यशपाल समिति, 1993 की यशपाल समिति, एनसीएफ 2000 आदि को सभी को मर्ज कर दिया गया। मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग, सभी को मर्ज करके एक खाका तैयार किया गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट एनसीएफ 2005। इस एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन के बारे में क्या कहा गया है, किस विषय को किस विषय के अंतर्गत जोड़ दिया गया। अभी एक प्रश्न था जिसके अंतर्गत पूछा गया था कि जो आपका नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र को जोड़ दिया गया था राजनीति विज्ञान में। अब वो कब जोड़ा गया, ये प्रश्न अब की बार DSSB में पूछा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की अवधारणा कब शुरू हुई, हम पढ़ेंगे इसको। मैं 1993 की यशपाल समिति 2005 का एनसीएफ ना पढ़ा के, मैं आपको जब निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू हुई थी 1910 में, सबसे पहले भारत में जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगर विश्व स्तर पर मैं रियासतों के अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे पहले 1906-07 में गुजरात की एक रियासत थी बड़ोदरा, उसके अंतर्गत इसको शुरुआत की गई थी। वो सभी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें। और पाठ्यचर्या सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, तो मैंने बता दिया है आपको। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत हम सामाजिक अध्ययन को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे बच्चे, सामाजिक अध्ययन को। ठीक है, आगे देखता हूं। चलो, शिक्षण की योजना, यहां बात हो रही है पाठ योजना की। किसकी बात हो रही है? पाठ योजना की। और पाठ योजना के अंतर्गत आपके दे रखा है एक तो यूनिट प्लान और एक डेली लेसन प्लान, यानी इकाई और दैनिक पाठ योजना। इकाई और दैनिक पाठ योजना, भोलू शर्मा, गुड नून, बिल्कुल गुड नून। तो इकाई और दैनिक दो पाठ योजना दे रखी है। मैं एक बार थोड़ा सा इनका विवरण आपके सामने रख देता हूं तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। चलो, पाठ योजना, पाठ योजना की अगर मैं बात करूं तो पाठ योजना जो है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है, गेस्टाल्टवादियों की देन है। इसी पाठ योजना का जो संदर्भ है वो 3 पाठ योजनाएं आपके कंप्लीट सिलेबस में है, लेकिन आपके 2 का ही जिक्र कर रखा है। एक तो कर रखा है दैनिक और एक कर रखा है इकाई। यस, 2 ही है आपके। लेकिन तीसरी जो पाठ योजना है वो है वार्षिक पाठ योजना, वार्षिक पाठ योजना, एनुअल लेसन प्लान। लेकिन शिक्षक क्या करता है, इस पाठ योजना को, कंप्लीट पाठ योजना को सरल बनाने के लिए, बालक ज्यादा से ज्यादा सीख सके, उसे सरल बनाने के लिए एक पाठ योजना बीच में और जोड़ देता है। वो पाठ योजना होती है मासिक पाठ योजना, सरल बनाने के लिए। बात आ रही है समझ में? मैंने बोला है जबकि इसका कहीं जिक्र नहीं है शिक्षण में, मासिक पाठ योजना का, मासिक पाठ योजना का शिक्षण में कहीं भी जिक्र नहीं है। पाठ योजना के अंतर्गत आप 3 ही पाठ योजना मिलेंगी, वार्षिक, इकाई और दैनिक, यही मिलेगी। लेकिन आपके जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है वो 2 ही पाठ योजना दे रखी है, दैनिक और इकाई, वार्षिक भी नहीं है। लेकिन वार्षिक से ही कौन सी बनती है?
इकाई बनती है और दैनिक बनती है, दोनों याद रखनी है क्योंकि सिलेबस में, और डेफिनेटली 101% इसमें से प्रश्न आता है, 100% आपको प्रश्न मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अध्यापक अगर अपनी पाठ योजना नहीं बनाएगा, एक सफल शिक्षक, अभी हमने देखा था शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें सटीक पाठ योजना भी होनी चाहिए। अपनी लिखित पाठ योजना बनाए, जिसके अंतर्गत पहली यूनिट हमने पढ़ी है ब्लूम की टैक्सानॉमी। उस ब्लूम की टैक्सानॉमी के आधार पर जो शिक्षण उद्देश्य दे रखे हैं, अध्यापक अपनी पाठ योजना के अंतर्गत उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करता है और उन शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्यों को छात्र के अंतर्गत प्राप्त करता है और छात्र उन उद्देश्यों को प्राप्त होने के साथ अध्यापक उसका सर्वांगीण विकास उसको डिनोट करता है। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। वो पढ़ाई बाधित ना हो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे अच्छे शिक्षा के नए नए पहलुओं को अंजाम भी दिया, जिसमें आप पढ़ते हैं इस्माइल 2.0 और इस्माइल 3.0। बालक शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा रहे और इसी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा रहे, उसके लिए भी अध्यापक ने अपनी क्या बनाई, पाठ योजना बनाई। अध्यापक अपनी बिना पाठ योजना के द्वारा छात्र का सर्वांगीण विकास कभी भी नहीं कर सकता। पाठ योजना होना जरूरी है। पाठ योजना अध्यापक को उद्देश्य की ओर अग्रसित करती है और उद्देश्य ब्लूम की टैक्सानॉमी, ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बात आ रही होगी समझ में। इसलिए यहां मासिक, वार्षिक, दैनिक और इकाई मैं देखता हूं। सबसे पहले अध्यापक वार्षिक पाठ योजना बनाता है, वार्षिक के बाद में वो बनाता है मासिक पाठ योजना, फिर बनाता है इकाई पाठ योजना और फिर बनाता है दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना, अब इसी दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, आज मैंने क्या पढ़ाया, आज जो मैंने पढ़ाया उसी पढ़ाने के साथ में क्या मैंने कोई उद्देश्य भी प्राप्त किए क्या? उन उद्देश्यों को आज 1 घंटे की क्लास में मैंने किन उद्देश्यों को प्राप्त किया, उन उद्देश्यों को अध्यापक अगर किसी फाइल में जोड़ता है तो उसे कहा जाता है पोर्टफोलियो। क्या कहा जाता है बच्चे? पोर्टफोलियो। रोज का रोज, आज पढ़ाया आज मेंशन कर दिया, कल पढ़ाऊंगा कल का मेंशन कर दूंगा, परसों पढ़ाया परसों का मेंशन किया। ऐसे कर करके उसकी एक इकाई पूरी हो जाती है 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। अब एक इकाई पूरी हुई 15 दिन में, तो 15 दिन में एक इकाई पूरी हो गई। दैनिक से वो क्या पूरी कर ली उसने? इकाई पाठ योजना। इकाई पाठ योजना से मान लीजिए 1 महीने में 3 पाठ पूरे किए तो वहां मासिक पाठ योजना पूरी हो गई। मासिक पूरी हुई तो ऐसे ही महीनों को जोड़ लेता है तो पूरा सत्र, शैक्षणिक सत्र कंप्लीट हो जाता है। आप आरटी की धारा 25 में पढ़ते हैं, 25 जो धारा है उसमें पढ़ते हैं छात्र शिक्षक अनुपात, और उसी छात्र शिक्षक अनुपात के अंतर्गत अध्यापक कितने समय में कितनी पाठ्य सामग्री छात्रों को पढ़ाएगा। तो ये सब पाठ्य सामग्री जो है, उसी पाठ्य सामग्री के अंतर्गत अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करता है अपनी एक सटीक पाठ्य योजना के द्वारा। बात आ गई समझ में। तो ये पोर्टफोलियो था, रोज का रोज प्राप्त करे पोर्टफोलियो है, तथा साल भर का एक साथ जोड़े वो कहलाता है बच्चे संचय अभिलेख। क्या कहलाता है बच्चे? संचय अभिलेख। चलो आगे, यस और नो? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? या आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही दे रखी है, मैं फिर कह रहा हूं, एक दैनिक दे रखी है और एक इकाई दे रखी है, एक दैनिक और एक इकाई। हमें वार्षिक पाठ योजना है, मैं उसका मोटा मोटा रूप है वो आपको समझाऊंगा जरूर, बिल्कुल मैं समझाऊंगा, और समझाने के बाद में आपको पता लगेगा कि वार्षिक पाठ योजना के द्वारा ही इकाई और दैनिक बनती है। अभी एक प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है और अभी वर्तमान में भी एक प्रश्न आया था कि तीनों जो पाठ योजनाएं हैं वार्षिक,
वार्षिक, इकाई और दैनिक, इन तीनों पाठ योजनाओं की योजक कड़ी किस पाठ योजना को कहा जाता है? योजक कड़ी किस पाठ योजना को कहा जाता है? प्रकाश मीना, नो सर। तो ये ध्यान रखना है, ये 3 पाठ योजनाएं आपके सिलेबस में 2 हैं, उन दोनों को ही याद रखना है। अब मैं वापस आता हूं मेरे पॉइंट पे। ये बात क्लियर हो गई? यहां से प्रश्न डेफिनेटली आएगा 100%। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक कम से कम 3 से 4 प्रश्नों को लेकर बैठा है, कम से कम 4 प्रश्नों को, ये 4 प्रश्नों को लेकर बैठा है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एक तरह से कॉमन टॉपिक है, और ये दे रखा है मूल्यांकन। क्या दे रखा है? मूल्यांकन। यह आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये आपका क्लियर नहीं हुआ तो ये मान लेना कि आपके 4 से 5 प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड में, 4 प्रश्न तो कम से कम हैं, वो गलत हो जाएंगे, और 4 प्रश्न का मतलब है 8 नंबर। दूसरी बात, ये मेथड का जो पार्ट है, आप इसे हल्के में ना लें, 40 नंबर का मैटर है, और ये 40 नंबर का मैटर आपको सेकंड ग्रेड में जीत दिला सकता है। अभी साइंस और मैथ जिनके भी सब्जेक्ट टफ आए हैं, उसमें भी सीटें खाली रहने की संभावना है, लेकिन साइंस और मैथ में जिसका मेथड अच्छा हुआ है, उसका 40% क्रॉस हो रहा है और वो मास्टर बनेगा। इसलिए इसमें से हमारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे। जैसे जैसे कंटेंट दूं, वैसे वैसे पढ़ते रहो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करूं, वैसे पढ़ते रहो। मूल्यांकन का टॉपिक है, मूल्यांकन टॉपिक में क्या क्या दे रखा है, अपन उसमें थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप अपनी कॉपी में जरूर लिखते रहें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें जो स्लाइड है उस पर मैं कुछ लिख नहीं पाता हूं, क्योंकि वो फिर वापस साफ करना पड़ेगा, इसलिए मैं सेफ पीपीटी है, आप इससे एक बार देख ले। देखें से मूल्यांकन, सबसे पहले तो आपको मूल्यांकन का अर्थ और उसकी परिभाषा, इसी के साथ साथ मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन की क्या विशेषता है। अभी सीटेट में एक प्रश्न पूछा गया और उसमें दे दिया मूल्यांकन सकारात्मक और नकारात्मक होता है। प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कथन मूल्यांकन के संदर्भ में गलत है। तो मूल्यांकन जो है वो नकारात्मक नहीं होता, मूल्यांकन केवल सकारात्मक होता है। मूल्यांकन क्या होता है? सकारात्मक होता है। जब मूल्यांकन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन के अंतर्गत उसकी विशेषताएं, मूल्यांकन की प्रविधि, कौन कौन सी विधि है। प्रविधियों के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक को परिमाणात्मक भी कहा जाता है, परिमाणात्मक। यह मूल्यांकन का टॉपिक है जिसकी हम विस्तृत व्याख्या कर रहे हैं। और दूसरा दे रखा है आपके गुणात्मक, ये प्रविधि है जो इसके अंतर्गत दे रखा है। हाँ, अभी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। इसी के साथ साथ जो मूल्यांकन दे रखा है आपके, उस मूल्यांकन का एक पार्ट दे रखा है सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रकाश मीना जी कह रहे हैं नो सर, क्या कुछ समझ में नहीं आया क्या आपको? हाँ बताएं आप मेरे को, जो चीज समझ में नहीं है वो एक्सप्लेन करें। नो सर लिखा है आपने, तो वो बताएं मेरे को। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, हम इस शब्द को भी पढ़ेंगे और इस शब्द को भी पढ़ेंगे। इन दोनों के आधार पर ही आपके दे रखा है निदान और उपचार, निदान और उपचार, निदान और उपचार। और इसी निदान और उपचार के बाद में एक अगला पॉइंट जो मूल्यांकन से अलग है, मूल्यांकन से अलग है, लेकिन हम उसको मूल्यांकन में ही शामिल कर लेते हैं, और वो कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण, इसी उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि ये जो उपलब्धि परीक्षण है, इस उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत
प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत दोनों प्रकार के परीक्षण तैयार किए जाते हैं। दोनों प्रकार के परीक्षण तैयार किए जाते हैं और इन परीक्षणों के आधार पर नील पत्र भी तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? नील पत्र। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। नील पत्र यानी ब्लूप्रिंट। एक अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से ब्लूप्रिंट का निर्माण करता है और शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करता है, तो ये सभी चीजें मूल्यांकन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। बात आ गई होगी समझ में? थोड़ा सा एक बार वापस मैं पीपीटी पे आता हूं, पीपीटी देखते हैं क्या है पीपीटी। हाँ देखो, मूल्यांकन के उपकरण। मूल्यांकन के उपकरण से मतलब क्या हुआ? मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा क्या है, ये। दूसरी बात, उसकी तकनीक क्या है। तकनीक के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी जो प्रविधि है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न, लघु प्रश्न और वस्तुनिष्ठ, ये पढ़ेंगे हम। मात्रात्मक और गुणात्मक जो प्रविधि है, मात्रात्मक और गुणात्मक जो प्रविधि है हम उसमें पढ़ेंगे। ब्लूप्रिंट मैंने जस्ट अभी बताया, किसमें पढ़ेंगे? उपलब्धि परीक्षण में। और उपलब्धि परीक्षण में दो प्रकार मैंने बताए, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत जो परीक्षण होते हैं वो विश्वसनीय और वैध होते हैं, जबकि अप्रमापीकृत होते हैं वो विश्वसनीय और वैध नहीं होते। बात आ गई होगी समझ में? इसी के अंतर्गत आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, जिसमें से 101% एक प्रश्न आएगा, 100% एक प्रश्न आएगा आंख बंद करके। और मैं ये ध्यान रख लेना, वो जो टॉपिक पढ़ा हूं उसमें एक शब्द और एक पॉइंट दूंगा, वो याद रखना। कभी जिंदगी में प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। यहां आपको पूछता है आदर्श मूल्यांकन की, आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं, आदर्ष मूल्यांकन की विशेषताएं, ये उसमें मेंशन करने ना। अभी पीछे मैंने जो लिखा था उसमें, हाँ जमीना करें, समझ में आ रहा है। आदर्श मूल्यांकन की विशेषताएं, और आदर्श मूल्यांकन की विशेषता में वैधता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है। बताओ इसमें से प्रश्न आता है या नहीं आता है? वस्तुनिष्ठता है, व्यापकता है, विभेदकारिता है, विभेदकारिता, निदानात्मकता है। ये सभी पॉइंट आदर्श मूल्यांकन की विशेषता के अंतर्गत आते हैं और हमेशा इसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो यूनिट है आपके कम से कम 4 प्रश्न और अधिकतम 5-6 प्रश्न लेके बैठिए। इसमें से एक भी प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये आपका कंप्लीट मेथड का। हाँ सर ये प्रश्न जरूर आता है। पूजा मीना जी, आपको ये प्रश्न आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। आप अच्छे से एक बार ही समझ लेंगे तो कभी भी ना विश्वसनीयता का गलत होगा, ना कभी वस्तुनिष्ठता का गलत होगा। बस आपका समझने का थोड़ा सा जो ललक है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप समझने की ललक अच्छी रखेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। हाँ शुक्रिया सर। बिल्कुल देख लीजिए, अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी हो या कोई चीज समझ में नहीं आई हो, हम एक एक करके अब जो क्लास होगी उसमें हम, अब मैं बार बार सिलेबस का कभी आपको जिक्र नहीं करूंगा किसी भी प्रकार का। ये सिलेबस था, मैंने कंप्लीट रूप से विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या कर दी है। वापस देखता हूं मैं। हाँ ये देखिए, पहले सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली यूनिट में ब्लूम की टैक्सानोमी दे रखी है, वो भी आपको याद रखनी है। ब्लूम की टैक्सानोमी के साथ साथ हम 2 चीजें और पढ़ेंगे, भावात्मक और क्रियात्मक, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसी के अंतर्गत, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। अभी सहसंबंध मैंने बताया था, भूगोल के साथ क्या सहसंबंध है,
केमिस्ट्री के साथ क्या सहसंबंध है और वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के साथ क्या सहसंबंध है। एक विषय का एक ही विषय के साथ सहसंबंध होता है तो क्या कहलाता है, एक विषय का दूसरी विषय के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होता है तो क्या कहलाता है। जब विस्तृत पढ़ेंगे तब पूरा व्याख्या करके बताऊंगा। सहसंबंध के प्रकार हैं जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अब की बार रीट की परीक्षा में बहुत ज्यादा ही पूछा गया है, इसलिए ये सिलेबस में दे रखा है, हम उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक दे रखा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के तरीके और तकनीक, परियोजना, समस्या समाधान। ये शिक्षण में नवाचार के साधन दे रखे, अर्थात मैं सीधा सीधा ये कहूं आपके शिक्षण विधियां दे रखी है, शिक्षण विधि। लेकिन मैं इन्हीं शिक्षण विधियों को नहीं पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारी जो शिक्षण विधियां हैं, आगमन है, निगमन है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है जो जेल मोनेरो की है, उसी के साथ साथ व्याख्यान विधि है, प्रयोगशाला विधि है जो आप ज्योग्राफी के अंतर्गत काम में लेते हैं, उसी के दौरान प्रयोगशाला विधि के साथ साथ मस्तिष्क उद्वेलन जो ब्रेन स्ट्रोमिंग आपके दे रखा है, इसी में आपके प्रच्छा परीक्षण भी दे रखा है। प्रच्छा परीक्षण जो आगमन और निगमन के अंतर्गत, आगमन और निगमन, आगमनात्मक जो परीक्षण है, प्रच्छा परीक्षण, हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये सारा जो शिक्षण विधियों का मैटर दे रखा है ये तो पढ़ेंगे ही, इनको तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो मैंने पाठ योजना के अंतर्गत भी मैंने बताया था कि दैनिक और इकाई तो पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ वार्षिक भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वार्षिक पाठ योजना से प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन जब तक वार्षिक पाठ योजना समझ में नहीं आएगी तब तक दैनिक और वार्षिक भी नहीं आएगी, इसलिए हम वो भी पढ़ेंगे पहले, इसके साथ साथ जो शिक्षण विधि है वो भी पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। ये जो पार्ट था, हाँ, सहसंबंध का मैंने बता दिया था आपको। इसके दौरान शिक्षण सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल एड मैंने बता दिए, 4-5 प्रकार बताए मैंने। प्रक्षेपण के आधार पर बताया, इंद्रियों के आधार पर बताया, प्रौद्योगिकी के आधार पर बताया, एनसीईआरटी के आधार पर बताया और एडगर डेल के अनुसार 5 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। प्रश्न कहां से आएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, कहीं से भी आए प्रश्न हमारे को उससे कोई मतलब नहीं। हमारे 18-20 प्रश्न जो आते हैं, 20 प्रश्न जो आते हैं, हमारे 18-19 प्रश्न सही होंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। अगला, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के गुण और भूमिका, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता का गुण होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, बहुत सारे गुण हैं, उनको एक एक करके पढ़ लेंगे, आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, मैं वहीं से लेकर चलूंगा और उसी के अंतर्गत एनसीएफ 2005 है, मैं लास्ट वहां तक आपको लेकर जाऊंगा और उसके अंतर्गत जो सामाजिक अध्ययन में उसकी क्या भूमिका है हम उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हाँ, ये मूल्यांकन का पार्ट था और इसके अंतर्गत मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, आदर्श मूल्यांकन की विशेषता, तो वहां लिख दिया है मैंने, आदर्श मूल्यांकन की विशेषता। ठीक है, तो ये आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, उत्तर उपलब्धि परीक्षण है, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। ठीक है, ये मात्रात्मक एवं गुणात्मक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। चलो, शिक्षण की योजना, इकाई और दैनिक पाठ योजना बता दी, मूल्यांकन बता दिया। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में आप बता देना। दूसरी बात, आज की क्लास में इतना ही, सिर्फ सिलेबस डिस्कशन होगा। सिर्फ क्या होगा, सिलेबस डिस्कशन होगा। आज मैंने आपका कंप्लीट जो सिलेबस था उसका डिस्कशन कर दिया। कल से जो क्लास होगी मेथड्स की क्लास होगी और मेथड्स की क्लास के अंतर्गत पहली जो यूनिट है सामाजिक अध्ययन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व और ब्लूम की टैक्सोनॉमी, हम कल से उसको शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। Super Selection Team, your success partner.